पहली बात सबसे आप ये समझ लो तनवीर के, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आप समझते हो आप बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हो, क्योंकि इट्स ऑल अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। किसी के लिए इतना भी बहुत ज़्यादा होता है, किसी के लिए इतना भी कम होता है। तो आपका शायद ये नज़रिया। आज तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जैसे ही मैंने मेन डोर खोला तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मैं भाग कर गया गाड़ी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र, आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूं कनाडा के खूबसूरत सूबे ओंटारियो से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। नाजरीन, रोज़ाना तो आपको मैं बताता हूं कि इत्तफ़ाक़न किसी ना किसी से बात हो जाती है फ्रॉम विद इन कनाडा, और उन चीज़ों के बारे में जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं या उनकी ज़िंदगी के बारे में होती हैं कनाडा में रहते हुए। लेकिन आज की कहानी कुछ मुख्तलिफ है। तनवीर अलाबादिया से मेरी बात हुई, जो पाकिस्तान से हैं, और उनका मसला काफ़ी मुख्तलिफ किस्म का है, जिस बारे में उन्होंने मुझसे राय ली। मुझे नहीं पता कि मुझसे उन्होंने राय ली क्यों। समटाइम्स ऐसे होता है कि लोग वैसे ही अपने मसाइल मुझसे डिस्कस करते हैं। मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था, ये चीज़ बचपन से मेरे साथ है कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कुछ लोग शायद बहुत ट्रस्ट करते हैं या एक जेन्युइन ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो मेरे साथ अक्सर अपने मसले डिस्कस करते हैं। तो तनवीर का ताल्लुक है लाहौर से। तनवीर कहता है कि बिलाल भाई, आपकी वीडियोस मैं देखता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, मैं भी कनाडा आना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं दूसरी शादी करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा, मतलब ये बंदा शादीशुदा है और ये दूसरी शादी करना चाह रहा है और साथ में कनाडा भी आना चाह रहा है। तो पहले तो मैंने उसको वहीं पर बता दिया कि ये एक मसला बन जाएगा बाद में आपके लिए, बिकॉज कनाडा में एक ही शादी को आप प्रोसेस कर सकेंगे। दूसरी बात ये है कि आप दूसरी शादी करना क्यों चाह रहे हैं, मतलब आप जब खुद ही मुझे बता रहे हैं इस बारे में, तो अपनी थोड़ी डिटेल्स बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको शादी किए हुए, क्या आपकी बीवी अभी ज़िंदा है, हयात है, उनके होते हुए आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, या उनकी वफ़ात हो चुकी है और उस वजह से आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, या क्या है सिलसिला। तो कहते हैं कि नहीं बिलाल भाई, उसका नाम फ़रा है और वो ज़िंदा है और मेरे निकाह में है। मैंने कहा तो फिर आप दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं। कहते हैं कि बिलाल भाई, मैं इस वजह से दूसरी शादी कर रहा हूँ क्योंकि 4 बच्चे मेरे हो चुके हैं फ़रा से, और वो 4 बेटियां हैं। नाजरीन, ये सुनकर मैं हैरान परेशान रह गया। मतलब एक बंदा दूसरी शादी इसलिए करना चाह रहा है कि उसकी सिर्फ बेटियां पैदा हो रही हैं। मैंने कहा कि दूसरी शादी करने के पीछे कोई और रीज़न है इसके अलावा कि आपकी सिर्फ बेटियां हो रही है। कहता है कि नहीं बिलाल भाई, मुझे लगता है कि फ़रा सिर्फ बेटियां ही पैदा कर सकती है, वरना जो मेरी फैमिली है, मतलब मेरे जो भाई हैं, हम मेरे 3 और भाई हैं और सबके बेटे हुए हैं, और सबके कम से कम, मतलब कि जिसके सबसे कम है उसके 2 बेटे हैं, एक भाई के 3 बेटे हैं और दूसरे भाई के भी 3 बेटे हैं। तो 3 भाई हैं उसके, तो 2 भाइयों के 3 बेटे हैं और एक के 2 बेटे हैं। और कहता है कि सिर्फ मेरे साथ ऐसी बदनसीबी है, वो कह रहा था बदनसीबी का लफ्ज़, कहता है सिर्फ मेरे साथ ही ये बदनसीबी है कि मेरी सिर्फ बेटियां हो रही हैं, और एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। तो ये मुझे नहीं लगता कि हमारी तरफ की जीन्स में कोई मसला है, ये फ़रा में ही ख़राबी है, और इसको वो बंदा ख़राबी बोल रहा था, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अब मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए, क्योंकि इससे तो बेटे नहीं हो सकते और मुझे बेटा चाहिए। मैंने कहा आपको बेटा क्यों चाहिए। कहते हैं कि मुझे बेटा इसलिए चाहिए कि जब मैं मर जाऊँगा तो मेरा कोई नाम लेवा हो, मेरी नस्ल जिससे बढ़ेगी वो बेटा ही तो होगा। मैंने पूछा कि आपके पास क्या है एसेट्स,
क्यों आपको अपना वारिस चाहिए? कहते हैं बिलाल भाई अभी तो कुछ नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ में ही रहता हूँ और हमारा 7 मरले का घर है। 2 भाई ऊपर रहते हैं और 2 भाई नीचे रहते हैं और साथ में मेरे माँ बाप रहते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं व्यूअर्स, 7 मरले का घर है और वो तनवीर के बकौल उसके बाप ने बनाया हुआ है और 4 भाई शादीशुदा उस घर में हैं। 2 ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, 2 नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं और साथ में माँ बाप हैं। और मैंने कहा कि इसके अलावा आपके पास कुछ है? कहते हैं कि वालिद साहब की दुकान है। मैंने कहा किस चीज़ की दुकान है? कहते हैं कि वो कैबिनेट्स की दुकान है, MDF की लकड़ियाँ लेते हैं और कैबिनेट्स बनाने में, मतलब कि लकड़ी नहीं होती जो लकड़ी की अलमारियाँ, और उसके लिए लोग जो मटेरियल लेके जाते हैं। कहते हैं कि 1990 से हमारी दुकान बनी हुई है लाहौर में अंदरून में, तो वही हमारी काफ़ी चलती है। तो शुरू में छोटी दुकान थी, तो क्योंकि बिज़नेस अच्छा चल रहा था तो वालिद साहब ने एक बड़ी दुकान बना ली, तो अब उसी पे चारों भाई बैठते हैं। मैंने कहा कि अच्छा उसमें से इतनी कमाई हो जाती है कि सारों को पूरा हो जाए? कहते हैं कि बिलाल भाई जब तक वालिद साहब अकेले उसको रन कर रहे थे तो एक फैमिली के लिए तो इतना वो मुनाफा पैदा करती थी कि अच्छा गुजारा चल रहा था। लेकिन जब 5 फैमिलियों में डिवाइड होना है, मैंने कहा 5 कैसे? कहते हैं कि 4 हम भाई और 1 मेरे माँ बाप। और इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि वो ये बता रहा था कि मेरे बाप के भी सिर्फ बेटे ही पैदा हुए हैं, मतलब बाप की तरफ से भी सिर्फ 4 बेटे पैदा हुए और उसके बाद 3 बेटों की जो औलादें हैं वो सिर्फ बेटे पैदा हुए और एक ये तनवीर है जिसकी सिर्फ बेटियां पैदा हो रही हैं। तो कहता है कि इसी से बिलाल भाई आपको साबित हो जाएगा कि जेनेटिकली हम सब के बेटे पैदा होते हैं, लेकिन एक फ़र्क इससे मेरी ऐसी शादी हुई है कि मेरी सिर्फ बेटियां पैदा हो रही हैं। मैंने कहा कि उस दुकान का बताएं जो बता रहे थे किस्सा। तो कहते हैं कि हाँ बिलाल भाई वो जब तक सिर्फ वालिद साहब थे, हम जब छोटे थे हमारी शादियां नहीं हुई थी तो बहुत अच्छा उसका प्रॉफिट था, लेकिन अब जब हम सभी भाई उसके ही ऊपर हैं, डिपेंड कर रहे हैं फाइनेंशली, तो फिर वो बस टोटल पूरा होता है समझ लें। इसी वजह से हम सब इकट्ठे रह रहे हैं कि वरना किसका दिल नहीं चाहता कि अपना अलग होकर रखे, अपनी फैमिली को अलग घर लेकर रहे, अलग गाड़ी हो। अब 7 मरले का घर है। मैंने कहा आप सबकी गाड़ियां आ जाती हैं? कहता है कि बिलाल भाई सबकी गाड़ियां हैं ही कहाँ, एक जो हमारे वालिद साहब की गाड़ी है और एक मेरे बड़े भाई की गाड़ी है, तो उसी को शेयर करते हैं। तो मैंने कहा कि मतलब आपके पास जो विरासत है जिसके लिए आपको वारिस चाहिए वो प्रॉपर्टी है जो आपके माँ बाप की है, अभी वो आपके नाम तक नहीं है। गाड़ी पूछा जाए तो वो आपके पास नहीं है, तो आपको किस चीज़ के लिए वारिस चाहिए? कहता है कि बिलाल भाई कल को मिलेगा तो सही ना हिस्सा, जितना भी मिलेगा जो भी है उसके लिए मुझे वारिस चाहिए। मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे बाद मेरी नस्ल को लोग किस के नाम से पहचानेंगे? जाहिर है मेरा कोई बेटा होगा तभी तो लोग कहेंगे कि तनवीर अलाबादिया की नस्ल, तनवीर अलाबादिया का पोता का पड़पोता, इसके दादा ये हुआ करते थे, इधर रहते थे और इतनी इनकी जायदाद थी। मैंने कहा कि तनवीर साहब आप अपनी प्लीज़ माइंड ना करना, मैं आपको अब एक हकीकी पिक्चर बताऊंगा क्योंकि आपने मुझे इस मामले में इन्वॉल्व कर ही लिया है। तो अब मैं आपको एक हकीकत का आईना दिखाना चाहता हूँ और उसमें आपको आपका फेस दिखाना चाहता हूँ। पहली बात सबसे आप ये समझ लो तनवीर के, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आप समझते हो आप बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हो, क्योंकि इट्स ऑल अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। किसी के लिए इतना भी बहुत ज़्यादा होता है, किसी के लिए इतना भी कम होता है। तो आप का शायद ये नजरिया है बहुत ज़्यादा कुछ है, लेकिन तनवीर रियलिटी ये है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा हुआ करता है। मैं ये आपको बावर नहीं कराना चाह रहा कि आप ना शुक्रगुजार हो जाओ, अल्लाह की अच्छी बात है अगर आपको जो आपके पास है वो मोर देन सफिशिएंट लगता है, लेकिन जिस विरासत के लिए आप वारिस ढूंढ रहे हो वो अगर हम लोगों के साथ कंपेयर करें ना तो कुछ है नहीं ख़ास। वो विरासत है जो अभी आपके नाम तक नहीं है, और जब हो भी जाएगी तो वो जो 7 मरले का घर है उसमें से आपको, अगर वो कभी घर बिका, अगर हालात ऐसे बन गए कि वो बिक ही गया फाइनली, वरना ये जो सांझी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बहुत लंबे लंबे मसाइल इनके चलते हैं, तो अगर कभी वो बिक गई आपके वालिदैन के इस जहान से गुजर जाने के बाद, तो उसके बाद आपके हिस्से में जो आएगा तो उससे अगर आप अपना कुछ बना गए तो वो आपकी विरासत होगी।
अभी तो आपके पास गाड़ी तक नहीं है। हो सकता है कि वो इतने ही पैसे हो जो पाकिस्तान में महंगाई चल रही है कि बमुश्किल उससे आप एक गाड़ी ही खरीद सकें, क्योंकि एक अच्छी गाड़ी को अगर आप 0 मीटर लेते हैं तो 40 लाख तो आप उसी के लिए मुख्तस कर दें साइड पर। हो सकता है इससे भी महंगी मिले, और वो जिस वक्त आपको मिलेगी खरीदने, जिस वक्त वो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी और आपको आपका हिस्सा मिलेगा, उस वक्त तो पता नहीं क्या ही कीमतें हो चुकी होंगी। तो हो सकता है कि आप उससे एक गाड़ी ही खरीद सकें सिर्फ। तो आपको मैं पहले बता दूं कि इतना कुछ है नहीं जिसके लिए आपको वारिस चाहिए। दूसरी बात ये कि आपका नाम लेवा आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद कोई हुआ या ना हुआ, उससे आपकी रूह को क्या फ़र्क पड़ेगा। कहते बिलाल भाई, जाहिर है कोई पीछे मेरी बात तो करेगा ना। मैंने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है इससे कोई बात करे या ना करे। फ़र्क इस बात से आपको पड़ेगा कि कोई अच्छे अल्फाज में आपको याद कर रहा है या आपको कोस रहा है या आपको बद्दुआएं दे रहा है कि क्या बंदा होता था, शुक्र है कि गुजर गया। आपको इस बात से फ़र्क पड़ेगा कि आपके मरने के बाद कोई आपके लिए दुआ करे, कोई आपके लिए सदका खैरात करे। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई आपका बेटा ही हो, आपकी बेटी भी ये काम कर सकती है बखूबी। बल्कि हो सकता है कि वो आप के साथ जितनी सिंसियर हो, जितनी मुखलिस हो और जितना प्यार कर सकती हो, उतना कोई बेटा भी ना कर सकता हो। तो ये जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि बेटा ज़्यादा सिंसियर होता है या बेटा ही होता है जिससे आपका दुनिया में नाम बाकी रहता है या आपकी शनाख्त बाकी रहती है, तो ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि अगर हम तारीख़ को देखें तो वो शख्सियत जिसका मर्तबा दुनिया में सबसे ज़्यादा है और नाम ता क़यामत रहेगा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेटियां थी। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि बेटा आज़मी है ज़िंदगी में, आप उसके बाद का सोच रहे हो। जब आप इस दुनिया से चले जाओगे तो आपका नाम लेवा कोई होगा, आपकी शनाख्त रहेगी क्योंकि आपका बेटा होगा या आपका वारिस होगा। ये सारी फजूल बातें हैं। शनाख्त बस ये अपना सोचो कि अच्छे काम करो ताकि लोग अच्छे अल्फाज में याद करें और आपको कोई बुरा भला ना कहे आपके गुजर जाने के बाद। बाकी आपकी बेटियां भी आपके लिए दुआ करने और सदका खैरात करने के लिए काफ़ी, अल्लाह उनको इस काबिल बनाए। मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो आप सोच रहे हो कि दूसरी शादी करोगे तो फिर आपके बेटे हो जाएंगे, फराह में ख़राबी है। सबसे पहले अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि ये जो औलाद होती है ये मर्द के बायोलॉजी इन्वॉल्व होती है ना, उसमें आदमी का अमल दखल होता है, क्रोमोसोम्स का चक्कर होता है। ये ज़्यादा साइंटिफिक बातें हो जाएगी, तुम्हें समझ नहीं आएगी। बस इतना समझ लो कि तुम्हारी अपनी वजह से तुम्हारी बेटियां हो रही हैं, इसमें फराह का कुछ लेना देना नहीं है। और ये भी हो सकता है कि दूसरी शादी करो उसके बाद तुम्हारी औलाद ही ना हो, या अगर हो तो वो भी बेटियां हो। फिर क्या करोगे? क्या बहुत ज़्यादा पैसे उठाए हुए हैं तुमने? कहता है कि बिलाल भाई जो पैदा होता है अपना नसीब और अपना रिस्क अपने साथ लेके आता है। मैंने कहा वो तो बात ठीक है, लेकिन क्या ही नसीब तुम्हारी बच्चियां बेचारी लेके आई हैं कि उनकी पैदाइश के बाद उनका बाप दूसरी शादी इसलिए करना चाह रहा है कि उसको वो चाहिए नहीं थी। तो अपना नसीब और रिस्क तो वो लेकर आ गई हैं, लेकिन अफसोस है बेचारियों के नसीब के ऊपर कि कैसे बाप की वो औलाद है जिनको वो चाहिए ही नहीं। तो अल्लाह ने जो दिया है, मैं ये कहूँगा कि उसका शुक्र करो। कितने ही लोग हैं जो बेटी के लिए भी तरस रहे हैं, उनकी औलाद ही नहीं हो रही। तुम्हें अल्लाह ताला ने 4 बेटियां दी हुई हैं, उसके बाद तुम दूसरी शादी इसलिए करना चाहते हो कि तुम्हें बेटा चाहिए। तुम नाइंसाफ़ी करोगे, फराह के साथ भी तुम कुफराने नेमत ऑलरेडी कर रहे हो। पैसा टका तुम्हारे पास कुछ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है जिसके लिए तुम वारिस ढूंढ रहे हो। तो मेरे ख्याल में यू नीड अ रियलिटी चेक। अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है औलाद से, इस नेमत को पहचानो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और जो है उनके हकूक पूरे करो, बजाय इसके कि बेटे की तलाश में तुम दूसरी शादी करो। उसके बाद तुम्हारा होगा बेटा या नहीं होगा, और अगर हो गया तो वो कैसा होगा तुम्हारे हक में, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बेहतर ये कि लोगों की बद्दुआएं मत लो, उनके साथ इंसाफ करो, उनके साथ रहम करो और अपना फ़र्ज़ अदा करो और अल्लाह के बंदे बनकर रहो।
तो नाज़रीन, मैंने तो तनवीर को यही मशवरा दिया है। मुझे नहीं पता कि उसने मुझे अप्रोच क्यों किया था इस सिलसिले में, लेकिन बहरहाल दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से टू सच अ पर्सन जो दूसरी शादी इस वजह से करना चाह रहा हो कि पहली से सिर्फ बेटा नहीं हो रहा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरा मशवरा तनवीर को दुरुस्त है या आप उससे इख्तलाफ रखते हैं, जो भी आपके जहन में है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि आई नीड योर सपोर्ट एंड योर ओपिनियन एज वेल, कि मुझे भी एक रीअश्योरेंस हो कि जो मैंने उसको मशवरा दिया वो ठीक है या कहाँ तक दुरुस्त आप समझते हैं। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी मसला जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझे वहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बस नाजरीन, भी घर आया था तो ये मैं सुबह जाने से पहले ही फ्राई करके गया था करेले, और सब्जियां काट के गया था ताकि बस जल्दी से हांडी बन सके। ये प्याज मैंने काटा हुआ था, ये मैंने सफ़ेद वाला प्याज लिया था, करेलों में सफ़ेद वाला अच्छा लगता है। और ये मैंने टमाटर भी काटे हुए थे, 3 टमाटर थे, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे और 3 करेले थे। करेलों को पहले मैंने नमक लगाकर छोड़ दिया था 3-4 घंटे, फिर उसके बाद उसको मैंने अच्छी तरह पानियों से धो दिया ताकि सारा नमक निकल जाए, और आधा सा कप ऑयल डालकर मैंने जो कटे हुए करेले थे उनके बीज भी निकाले हुए थे उनको मैंने फ्राई कर लिया, इतना कि गोल्डन सा कलर आ जाए। तो ये वो फ्राइड करेले हैं। तो ये फिर मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी थी इसमें। फिर मैंने लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और आधा कप पानी डाल कर इसको रख दिया था हाई हीट पे 15 मिनट के लिए। तो पानी खुश्क हो गया था, ऑयल अलग हो गया था, तो ये बहुत ज़बरदस्त बन गया था। ये रोटियां बनी बनाई थी रेडीमेड, और ये साथ में क्रीम चीज़ था। बहुत अच्छा बना था ये, और इतना बना था कि 3 वक्त के लिए मुझे काफ़ी हो सकता है। मतलब 3 पोर्शंस बने थे सालन के, और साथ पाइनएप्पल जूस था, और फिर एंड में ये मीठा था। इसमें 2 फ्लेवर्स की व्हिप्ड क्रीम थी, नीचे आइसक्रीम थी, और पिस्ताशियो पेस्ट था, ये असली पिस्तों का पेस्ट, और साथ में नट डस्ट, मतलब जो क्रश्ड मिक्स्ड नट्स होते हैं ना, वो वाले डाले हुए थे। तो बहुत ज़बरदस्त सॉल्टिश और कैरेमलाइज्ड किस्म का मीठा था, बहुत बैलेंस्ड, बहुत ज़बरदस्त था। मतलब चीज़ें सारी अलग अलग पड़ी होती हैं, उनको ऐसे मिक्स करना होता है, ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना होता है कि मज़ा आ जाए। वरना अलग अलग ये सारी चीज़ें आप खाएं वो भी मज़े की हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जब मिक्स की ना तो बहुत ज़बरदस्त मीठा बना था। चलें, आप बताइए आपको कैसा लगा।